सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के सामने प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री की वीडियो पेश करने जा रहा हूं। यह वीडियो आईएएस, पीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस, अदर स्टेट एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम आदि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हर एक टॉपिक का अध्ययन हम अलग अलग पार्ट के रूप में करेंगे। तो आज पार्ट 1 यानी पहले भाग में हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की महत्वपूर्ण बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। नोट्स में सिर्फ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं जो कि आपके एग्जाम के दायरे से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा और इसमें बताई गई बातों को याद कर लीजिएगा और फिर एग्जाम दीजिएगा। फिर इसके बाद आप खुद देखिएगा आपका परिणाम कैसा रहता है। आप प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से इस नोट्स के जरिए कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो यानी यह फाइल यूपीएससी पर आधारित है और उसी के दायरे से बनाई गई है। तो सबसे पहले एक थॉट्स लिखा गया है जो हम लोग पढ़ते हैं और अपने जीवन में इसके द्वारा एक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि इसमें सफल हो गए तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। इसके बाद मेरा नाम, पता, एड्रेस है। यह फाइल नंबर 13 यानी 13 है। प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री। और एक और महत्वपूर्ण थॉट्स देखते हैं। जो अपनी सहायता आप करने को तैयार हैं, ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है। इसके बाद एक और अति महत्वपूर्ण थॉट्स देखते हैं जो हमारे जीवन के लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। बोलते समय अपने शब्दों को 3 पैमानों पर कसें। पहला, क्या यह सही है? दूसरा, क्या यह जरूरी है? और तीसरा, क्या यह कल्याणकारी है? इसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स लिखे गए हैं जो कि आप पढ़कर इसका आनंद उठा सकते हैं और अपने जीवन में एक बदलाव ला सकते हैं। आप इस फाइल में शुरू के 4 पेज केवल थॉट्स पाएंगे। फिर 5वें पेज से आपके सिलेबस की शुरुआत होगी यानी प्राचीन इतिहास की शुरुआत होगी। और यह यूपीएससी के दायरे से बनाई गई फाइल है और सब हाथों से लिखा गया है। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं जो पढ़कर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। तो आइए यहाँ से प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास की वह काल अवधि जिसके बारे में किसी भी तरह के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसे हम पूर्णतः अनुमान से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे पुरा पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास की वह काल अवधि है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु अपठनीय है
अर्थात जिन्हें पढ़ा न जा सके, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इतिहास की वर्तमान काल अवधि मानी जाती है। भारत में पुरापाषाण काल का पहला साक्ष्य यानी अनुसंधान 13 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफूट द्वारा मद्रास के पल्लवरम में किया गया। पुरातत्व विभाग मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन ने की। 1778 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा। मानव एक औजार बनाने वाला प्राणी है, यह कथन बेंजामिन फ्रैंकलिन का है। अब प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की समयावधि 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्यपाषाण काल की समयावधि 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण काल की समयावधि 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पत्थर के बने औजारों का विकास, आवास, गुफाएं या खुला आकाश। सोहन संस्कृति। सोहन संस्कृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सोहन नदी सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी है। 1928 में D.N. वाडिया ने इस संस्कृति की खोज की और पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। इस संस्कृति का विकास मलकपुर, चौतरा, कलार और चौमुख क्षेत्रों में है। सोहन संस्कृति से मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त। मातृ देवी की प्रतिमा हरपून के साक्ष्य लोहदा मेजा तहसील इलाहाबाद से प्राप्त। मध्यपाषाण काल। अब मध्यपाषाण काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। संबंधित स्थल बेलन घाटी इलाहाबाद। बेलन घाटी इलाहाबाद में स्थित है। चकिया बनारस। चकिया बनारस में स्थित है। बेलन घाटी से प्राप्त साक्ष्य मुठ लगा हस्त कुठार हैंड एक्स। बेलन घाटी सभ्यता को हैंड एक्स सभ्यता भी कहा जाता है। मध्यपाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी C.L. कार्लाइल ने दी। कार्लाइल ने सर्वप्रथम विंध्यमान क्षेत्र में मध्यपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त किए। भीमबेटका और बागडोर का संबंध भी पाषाण काल से माना जाता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका से 500 शैलचित्र उपलब्ध हुए हैं। इसकी खोज 1958 में B.S. वाकड़कर ने की। हथनौरा। अब हथनौरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महाराष्ट्र के होशंगाबाद में स्थित है। यहाँ से होमो इरेक्टस मनुष्य की खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। मनुष्य का विकास एक क्रम में यहाँ पर दिखाया गया है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर इसके बाद रामापिथेकस शिवालिक से मिले। होमो बिल्लिस,
होमो इरेक्टस, निएंडरथल, कोमैग्नन, होमो सैपियंस हथनौरा से मिले। भीमबेटका की गुफा संख्या 28 से नीले रंग के पाषाण उपलब्ध हुए। बागौर, राजस्थान। राजस्थान के बागौर नामक स्थान से 18 वर्षीय एक महिला का कंकाल मिला है। राजस्थान का बागौर पहला ऐसा स्थान है जहां से मानव कंकाल के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। लंघनाज गुजरात में स्थित एक ऐसा स्थल है जहां से जंगली जानवरों व 14 मानव कंकाल मिले हैं। सराय नाहर और दमदमा ये दोनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। सराय नाहर जिले से 14 समाधान मिले हैं। केसी श्रीवास्तव के अनुसार, जे.एन. पांडे के अनुसार 11 समाधान के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा, दमदमा से 41 समाधान के साक्ष्य मिले हैं। महदहा, प्रतापगढ़, महदहा से जो समाधियां मिली हैं वे अंडाकार व छिछली हैं। राजस्थान के बागौर व मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। भेड़ व बकरी के भी साक्ष्य उपलब्ध हुए। अब नवपाषाण काल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल में कृषि व पशुपालन के आविष्कार को स्वीकार किया। आग का आविष्कार, कृषि का विकास, पशुपालन व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण खोज मानी गई। कुम्हार के चाक का आविष्कार भी नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है तथा हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम गुफ कराल से 16 मानवगर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम एवं गुफ कराल झेलम नदी घाटी में विकसित है। बुर्जहोम गुफ कराल से मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे। ऐसे साक्ष्य अन्य जगह से नहीं मिले हैं। भारत में कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से उपलब्ध हुए हैं और नवीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। भारत में धान की खेती किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य कोलडिहवा से मिले हैं। कोलडिहवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़। नवपाषाणिक संस्कृत का मध्य गंगा घाटी में स्थित सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल चिरांद, बिहार। मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल मिर्जापुर, सिंगरौली, भीमबेटका, बेलन घाटी, चापनी मांडा। पुरापाषाण कालीन स्थल बेलन घाटी, सोन घाटी, पल्लवरम, अत्तिरपक्कम। ताम्रपाषाण कालीन स्थल इनाम गांव, कोलडिहवा, महगदा। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल मास्की, ब्रह्मगिरी, कुल्ली, तेक्कलकोट। तो विद्यार्थियों, ये था पार्ट 1 सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से स्टार्ट होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने
पाषाण काल यानी पूर्वा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की महत्वपूर्ण बातों के बारे में अध्ययन कर लिया है, उतना जितना एग्जाम के दायरे से महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो अब पार्ट 2 में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, कल हम लोग प्राचीन इतिहास में पहले पार्ट में पाषाण काल के बारे में पढ़े थे। पूर्वा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आज हम दूसरे पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दायरे से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता समयावधि 2500 से 1500 BC, कार्बन डेटिंग के आधार पर समयावधि 2300 से 1750 BC। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक प्रामाणिक व एकमात्र स्रोत पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा टीले की जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने उपलब्ध कराई 1826 में। लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने के समय हड़प्पा टीलों की खुदाई आरंभ हुई। जॉन विलियम ब्रंटन को कुछ चीजें खुदाई से मिले, उसे उसने अलेक्जेंडर कनिंघम को सौंप दी। अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझ नहीं सका। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग सर्वेयर अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग महानिदेशक सर जॉन मार्शल 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा। हड़प्पा की खोज पहले किए जाने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने का श्रेय दयाराम साहनी व राखालदास बनर्जी को दिया जाता है। 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की विधिवत घोषणा कर दी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता या ताम्रयुगीन संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लौह धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा की खोज 1921 में हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, हड़प्पा साहिवाल जिला मांटगोमरी पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। हड़प्पा में उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं पश्चिम में दुर्ग टीला, पूर्व में नगर टीला, समाधि R37, कब्रिस्तान H सबसे पहले हड़प्पा से मिले। 12 धान्य कोठार 6-6 की लाइनों की पंक्तियों में यह हड़प्पा से मिला। ओखली के साक्ष्य, श्रमिक आवास के साक्ष्य, गेहूं और जौ के साक्ष्य। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा खोजा गया स्थल है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो लरकाना, पाकिस्तान, सिंधु नदी के दाएं किनारे स्थित है।
मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। ऐसा अनुमान लगाया गया कि मोहनजोदड़ो 7 बार बसा और 7 बार उजाड़ा गया। पकी हुई ईंटों से निर्मित भवन के साक्ष्य, सूती एवं ऊनी कपड़ों के अवशेष, वृहद स्नानागार, विशाल स्नानागार 12 मीटर लंबा गुणे 7 मीटर चौड़ा, उत्तर एवं दक्षिण दोनों दिशाओं में सीढ़ियां, सर्वप्रथम कुएं के साक्ष्य, अन्नागार के साक्ष्य, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, त्रिमुखी योगी की प्रतिमा, त्रिमुखी योगी की प्रतिमा के दाहिनी ओर हाथी व्याघ्र यानी शेर, बाईं ओर गैंडा भैंसा तथा नीचे 2 हिरन, कुबड़े वाले बैल के त्रितांक वाली मोहर, सीप निर्मित पैमाना। चनहुदड़ो। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहुदड़ो की खोज 1931 N.G. मजूमदार, लेकिन 1935 में चार्ल्स मैके ने इसका व्यापक उत्खनन करवाया। साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य, मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल जो दुर्गीकृत नहीं था। सुरमा, उस्तरा, कंघा के साक्ष्य। सुतका गेनडोर। सुतका गेनडोर दाश्क नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर। खोज 1927। उत्खननकर्ता R.L. स्टाइन। उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं, मिट्टी की चूड़ियां, ताम्र निर्मित वाणाग्र। हड़प्पा संस्कृति। पश्चिमी छोर सुतका गेनडोर बलूचिस्तान, पूर्वी छोर आलमगीरपुर मेरठ, उत्तरी छोर मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी छोर दायमाबाद महाराष्ट्र। कुल क्षेत्रफल 12,50,000 वर्ग किलोमीटर। रोपड़ स्वतंत्रता के बाद पहला स्थल जहां उत्खनन आरंभ किया गया। यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1950 बीबी लाल। एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते के भी दफनाए जाने के साक्ष्य। रोपड़ से कुल्हाड़ी के भी साक्ष्य मिले। बनावली हरियाणा राज्य के जिंद जिले में स्थित यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से धोवन पात्र वाश बेसिन मिला है। मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ। खोज 1973-74 R.S. विष्ट द्वारा। अग्निवेदिका के साक्ष्य यानी हवन कुंड। हवन कुंड के साक्ष्य लोथल, कालीबंगा, बनावली इन तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थल। खोज 1969 में सूरजभान भगवान दास। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित, गंगानगर जिला राजस्थान। काली मतलब काला रंग, बंगा मतलब चूड़ियां, अर्थात यहाँ से काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले। उत्खनन कार्य 1961 से 69 तक बीबी लाल द्वारा। ब्रजवासी लाल। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य।
हवन कुंड के साक्ष्य, भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य, लकड़ी के नालियों के साक्ष्य, जौ की खेती किए जाने के साक्ष्य, दीवार में प्लास्टर के साक्ष्य। लोथल गुजरात राज्य में स्थित खंभात की खाड़ी के निकट स्थित भोगवा नदी के किनारे स्थित उत्खनन कार्य 1955 से 1962 तक एस राव लोथल को लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। विश्व का प्रथम ज्ञात गोदीवाड़ा लोथल। गोदीवाड़ा का मतलब जहां पर जहाज आकर रुकते थे। लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। युगल समाधान के साक्ष्य, स्त्री के साथ साथ पुरुष के भी दफनाए जाने के साक्ष्य। युगल समाधान के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से मिले। फारस के मुहरों के साक्ष्य। सुरकोद्दा कच्छ की खाड़ी में स्थित गुजरात राज्य। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य। उत्खनन कार्य 1967 जगपत जोशी। कलश समाधान के साक्ष्य। धौलावीरा यह समानांतर चतुर्भुज के आकार में फैला है। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। उत्खनन कार्य 1967 से 1968 जीपी जोशी। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम क्रीडागार धौलावीरा से प्राप्त। जल संचय प्रणाली के सर्वप्रथम साक्ष्य धौलावीरा से ही प्राप्त हुए। नाम पट्टिका अभिलेख, नाम लिखा शिलालेख धौलावीरा से प्राप्त। धौलावीरा के प्रवेश द्वार पर गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला। 9 अक्षर प्रयुक्त। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हिंडन नदी के किनारे बसा। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य। रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के टुकड़ों का साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों की पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कहा जाता था। सड़कों की साफ सफाई का विशेष प्रावधान था। जल निकास के लिए सड़कों के किनारे नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें पूर्णतः ढकी हुई रखा जाता था। घर पक्की ईंटों से निर्मित होते थे। मुख्य दरवाजे गलियों में खुलते थे। खिड़कियां सड़क की ओर खुलती थी। कालीबंगा एक दिनहीन बस्ती मानी जाती थी। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे। सिंधु सभ्यता का मुख्य उद्यम व्यापार, कृषि। कुल 9 फसलों के उगाए जाने के साक्ष्य मिले। सिंचाई के साधन जलाशय, कुएं। मुद्राएं टेराकोटा की बनी होती थी। मोहरें शेलखड़ी की बनी होती थी। व्यापारिक संबंध। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध सीरिया, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस, पश्चिमी एशिया आदि देशों से भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की होती थी। मुख्य आराध्य मातृ देवी पशुपति शिव। लिपि बाईं से दाहिनी ओर लिखी जाती थी।
इसे हंटर ने भावचित्रात्मक लिपि कहा। इसे कीलाकार लिपि भी कहा गया। इसमें लगभग 400 से 500 अक्षर हुआ करते थे। यह लिपि अपठनीय है। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से लगभग 2500 से अधिक मुहरें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता में घनाकार बाट प्रयोग किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़ जाति के थे। कुड़ाल से चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ। चांदी का साक्ष्य सर्वप्रथम हड़प्पा से मिला। पतन के कारण अर्नेस्ट मैके व जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विनाश सिंधु नदी में बाढ़ के कारण हुआ। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। ऑनेल स्टील के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। KUR कैनेडी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी से हुआ। तो विद्यार्थियों, ये था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि अभी आप लोगों ने दूसरे पार्ट में देखा। कल से हम तीसरे पार्ट में वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने दूसरे पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम तीसरे पार्ट में वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को हम आपके सामने पेश करेंगे, जो आपके एग्जाम के दायरे से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक काल 1500 से 1000 BC, पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल 1000 BC से 600 BC, उत्तर वैदिक काल यानी लोह युग। वैदिक काल को आर्यन संस्कृत कहा जाता है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ व कुलीन होता है। बाल गंगाधर तिलक की बुक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, तिलक के अनुसार आर्य ध्रुवों से आए। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के पठार से आए। मैक्समूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए। आर्य भारत आए और जिस जगह पर बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। वैदिक कालीन साहित्य वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्य, पुराण। वेद 4 हैं, पुराण 18 हैं, उपनिषद 108 हैं, जिसमें 12 उपनिषद प्रामाणिक हैं, वेदांग 6 हैं। 4 वेद इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6 वेदांग इस प्रकार हैं: कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। वेद ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। वेद का मतलब ज्ञान व श्रुति होता है। लगभग 10,000 पर एक मुनि होता था, जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि। ऋषि और मुनि में मुनि श्रेष्ठ माने जाते थे। वेदों को अपौरुषीय कहा गया। वेदों को संकलित किया गया है। इसे लिखा नहीं गया है, बल्कि इसे संकलित किया गया है। वेदों को संहिता कहा गया। संहिता का मतलब इकट्ठा करना या संकलित करना होता है।
वेदों के संकलनकर्ता वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, अब ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद रचना काल 1500 से 1000 बीसी के मध्य। ऋग्वेद बराबर ऋग प्लस वेद। ऋग यानी ऋचाएं यानी छंद, अर्थात छंद युक्त वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 श्लोक हैं। दूसरे से 7वें मंडल तक को प्राचीन माना जाता है। इन्हें वंश मंडल कहा गया। 1, 8, 9, 10 मंडल की रचना बाद में की गई। मंडल संकलनकर्ता। दूसरा मंडल गृहस्मद, तीसरा मंडल विश्वामित्र, चौथा मंडल वामदेव, पंचम मंडल अत्रि, छठ मंडल भारद्वाज, सप्तम मंडल वशिष्ठ। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की और इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। यह मंत्र सविता यानी सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति का उल्लेख किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम 4 वर्णों की कल्पना की गई। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 3 पाठ साकल, वास्कल, बालखिल्य। ऋग्वेद का गान करने वाले ब्राह्मण होत्री कहलाते थे। ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृष का उल्लेख लगभग 33 बार। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण देव का उल्लेख। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख और यमुना का 2 बार उल्लेख। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख अग्नि का है, लगभग 250 बार। वरुण का उल्लेख 46 बार। सर्वाधिक उल्लेख इंद्र 250 से 300 बार। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख सरस्वती नदी का है, इसके बाद सिंधु नदी का। ऋग्वेद में अपाला, घोषा, गार्गी, लोपमुद्रा आदि विदुषी महिलाओं का उल्लेख। यजुर्वेद, अब यजुर्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। यजुस प्लस वेद। यजुस का मतलब यज्ञ, यज्ञ का वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया। यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद शाखा का संकलन वाणसनेय द्वारा किया गया, अतः इसे वाणसनेय संहिता भी कहा जाता था। यजुर्वेद का गान करने वाले ब्राह्मण अधर्यु कहलाते थे। सामवेद, अब सामवेद के बारे में अध्ययन करेंगे। साम प्लस वेद। साम का मतलब संगीत, संगीत का वेद सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद।
सामवेद का गान करने वाले विद्वान उद्गाता कहे जाते थे। सामवेद के दो भाग, आर्चिक, गान। सामवेद के प्रथम दृष्टवा जैमिनी को माना जाता है। जैमिनी को वेदव्यास का शिष्य माना जाता है। सामवेद 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें से 79 ऋचाएं नई हैं। शेष ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं। गंधर्व वेद को सामवेद का उपवेद माना जाता है। अथर्ववेद, अब अथर्ववेद के बारे में अध्ययन करेंगे। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नामकरण हुआ, अर्थात इसका नाम अथर्वा रखा गया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र है। अथर्ववेद को औषधि, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेम विवाह, वशीकरण आदि के लिए मुख्यतः जाना जाता है। राजा परीक्षित का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में। अथर्ववेद के दो भाग, पिल्लाद, श्रौनिक। ब्राह्मण, अब ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः गद्य में लिखे गए। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, अतः इन्हें वेदों को जानने की कुंजी माना जाता है। ये ग्रंथ कर्मकांडी पक्ष की व्याख्या करते हैं। वेद ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद तैतरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। सामवेद पंचविश, षड्विश, ताड्य, अद्भुत, जैमिनी। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। उपनिषद, अब उपनिषद के बारे में देखेंगे। उपनिषद गुरु के निकट निष्ठा पूर्वक बैठना। उप माने समीप, निह माने निष्ठा पूर्वक, सद माने बैठना। मुख्य विषय दर्शन, फिलॉसफी। भारतीय दर्शन का जनक उपनिषद। वेदांत को उपनिषद का अन्य नाम माना जाता है। उपनिषद को ज्ञानमार्गी रचना माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद। 12 प्रामाणिक उपनिषद इस प्रकार हैं: ऐतरेय, कौशितकी, कठ, केन, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ईश, मांडूक्य, मुंडको, प्रश्न, तैतरीय, श्वेताश्वतर। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते बराबर सत्यम माने सत्य की, एव माने ही, जयते माने विजय, सत्य की ही विजय होती है। असतो मा सदगमय, असतो मा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र का संबंध ज्यामिति से संबंधित है। दर्शन और उसके प्रतिपादक। दर्शन प्रतिपादक सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, वैशेषिक कणाद यानी उलूक, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बादरायण।
चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, चारों आश्रम का उल्लेख पहली बार जाबालोपनिषद में मिलता है। यम व नचिकेता के बीच का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। अथर्ववेद में मगध व अंग महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन नदी वर्तमान नाम सिंध, सिंधु, आस्किनी, चिनाब, सतुद्री, सतलज, वितस्ता, झेलम, विपासा, व्यास, परुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक, गोमल, गोमती, कुब्रा, काबुल, द्रसदती, घग्घर। अथर्ववेद व शतपथ ब्राह्मण में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। वैदिक काल की संस्थाएं सभा, समिति, विदत। विदत सबसे बड़ी संस्था थी। वैदिक शब्दावलियां शब्द वैदिक काल: गाय, अघन्या, लोहा, अयस, सोना, हिरण्य, निष्क, स्वर्ण, सिक्का, आभूषण, गले में पहना जाने वाला हार। यहाँ से थोड़ा 1-2 ऊपर नीचे, यानी शब्द की तरफ ये रहना चाहिए और वैदिक काल की तरफ ये रहना चाहिए। थोड़ा सा उल्टा हो गया है विद्यार्थियों, इसे थोड़ा देख के और समझ के याद कीजिएगा। उपान पैर में पहना जाने वाला, यानी उपान जो है वैदिक कालीन शब्दावली है और पैर में पहना जाने वाला ये शब्द है। गेहूं, गोधूम, पण, व्यापारिक, हल, लांगल, गोपति, राजा, दुहिता, पुत्री, सूत, राजा का सारथी, सीताध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ग्रामणी, प्रधान, गांव का मुखिया, छत, परिहार, रक्षा करने वाला, वहत, दहेज। यहाँ पर काफी कुछ उल्टा हो गया है, ये इस तरफ रहना चाहिए, इस तरफ। ये देख के आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। पुराण, अब पुराण के बारे में अध्ययन करेंगे। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान। पुराणों में तत्कालीन समाज का उल्लेख मिलता है। कुल पुराण 18। पुराणों के रचयिता या संकलनकर्ता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। 18 पुराण: मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, वैवर्त पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, आनि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण। पुराणों में प्राचीन शासकों की वंशावलियां मिलती है। साहित्य: पूर्व वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी वेद ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी अरण्य उपनिषद। गुप्तकालीन पुराण: पुराण गुप्तकालीन का माना जाता है। इसे सबसे लास्ट समय का माना जाता है। मत्स्य पुराण को छोड़कर शेष 17 पुराण गुप्तकालीन माने जाते हैं। ऋग्वेद समयावधि 1500 बीसी। रामायण महाभारत समयावधि 200 बीसी से 200 एडी के बीच। दर्शन प्रतिपादक
अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैत अद्वैतवाद निम्बकाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, भेदाभेदवाद भास्कराचार्य। प्रसिद्ध सूक्त तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृत मनुस्मृत कानून पर लिखी गई पहली पुस्तक है। पतंजलि, पाणिनि और मनु पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। वैदिक काल में दास प्रथा एवं सती प्रथा नहीं थी। स्त्रियों को राजनीति में व संपत्ति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। विदुषी का मतलब विद्वान होता है। ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति यानी ब्रह्मा। आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ वैदिक काल से माना जाता है। समाज की इकाइयां कुल यानी परिवार, पिता का मुखिया, ग्राम यानी ग्रामणे, विष यानी विस्पति, जन यानी गोप्या गोपति, राष्ट्र यानी सम्राट। नीवी कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। वासस कमर से ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। आधिवास ओढ़नी, चादर, दुशाला अर्थात ओढ़ने वाले वस्त्र। उष्णी यानी पगड़ी। तो विद्यार्थियों, ये तीसरे पार्ट में हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य का अध्ययन किया। अब हम लोग चौथे पार्ट में 16 महाजनपद के बारे में कल अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इस समय हम लोग प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने तीसरे पार्ट में वैदिक काल के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम चौथे पार्ट में 16 महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 16 महाजनपद बौद्ध ग्रंथ अंतुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र यानी जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। 16 महाजनपद में से एकमात्र जनपद असमक दक्षिण भारत में स्थित है। 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी। महाजनपद एवं राजधानी। अंग, चंपा, मगध, गिरिव्रज, राजगृह, राजगीर, पाटिलपुत्र, इतने नाम से यह जाना जाता है। काशी, वाराणसी, कोशल, अयोध्या या श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी, चेदी, सूक्तिमती या सोथिवती, कुरु, हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, पाचाल, अहिछत्र, उत्तरी पाचाल व दक्षिणी पाचाल, काम्पिल्य, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, प्रतिष्ठानपुरम, पोटन या पोटली, अवंती, उज्जैनी, उत्तरी अवंती, महिष्मती, दक्षिणी अवंती, गांधार, तक्षशिला यानी पुष्कलावती, कंबोज, हाटक या लाजपुर, वज्ज, वैशाली एवं मिथिला, मल्ल, पावापुरी या कुशीनारा। महाजनपद और वर्तमान क्षेत्र।
अंग आधुनिक भागलपुर मुंगेर बिहार। मगध पटना गया शाहाबाद बिहार। काशी बनारस उत्तर प्रदेश। कोंसल फैजाबाद गोंडा बहराइच। वत्स इलाहाबाद मिर्जापुर। चेदी बुंदेलखंड कुरु दिल्ली मेरठ हरियाणा। पाचाल पीलीभीत बदायूं बरेली। मत्स्य भरतपुर अलवर जयपुर। शूरसेन ब्रजमंडल उत्तर प्रदेश। अस्मक नर्मदा व गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र। अवंती उज्जैन मालवा का पठार। गांधार रावलपिंडी पाकिस्तान काबुल। कंबोज जम्मू कश्मीर। वाज्य बिहार नेपाल। मल्ल बस्ती गोरखपुर देवरिया सिद्धार्थनगर। विश्व का पहला गणतंत्र राजवंश वैशाली। स्थान वंश वैशाली लिच्छवी। रामग्राम कोलीय। कपिलवस्तु शाक्य। पिप्पलवन मौर्य। अलकंप बुलीय। मिथिला विदेह। पावापुरी मल्ल। कुशीनारा मल्ल। काशी अपने मखमल रेशम सूती वस्त्र व घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। शूरसेन जनपद अपने अनैतिक कार्यों के लिए कुख्यात था। प्रमुख राजवंश महाजनपद वंश। मगध हर्यक वंश। कोंसल इक्ष्वाकु वंश। वत्स पौरव। अवंती प्रद्योत। ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक अधिकारियों को रत्नीन कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में नाप तौल करने वाले को अच्छावाप कहा जाता था। तो विद्यार्थियों ये था 16 महाजनपद का अध्ययन। आज बस इतना ही। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों इस समय हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री, और इसमें कल हम लोग चौथे पार्ट में 16 महाजनपद के बारे में अध्ययन किए थे। आज 5वें पार्ट में बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का उदय भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी को रुमीनदेई के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुई थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के थे तथा उनकी माता महामाया कोली वंश की थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, यानी बिंबा, भद्रकच्छा, गोपा, इनका 3 अन्य नाम भी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम रुद्रक रामपुत्र। मात्र 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्यागने के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम उरुबेला चले गए।
यहाँ सुजाता नामक कंचा के हाथों खीर खा लेने से तपस्या भंग हो गई। पांचों ब्राह्मण छोड़कर चले गए। अंततः गौतम बुद्ध भी उर्वेला से ऋषि पत्तन सारनाथ चले गए। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष अश्वत्थामा के नीचे वैशाख पूर्णिमा को 8वें दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने को बोधि कहा गया, जिससे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन्हीं पांचों ब्राह्मणों को दिया जिन्होंने बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ मासी प्रजापति गौतमी ने किया, अतः सिद्धार्थ गौतम कहलाए। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। ये 549 है। इन्हें सुप्त पिटक के खुद्दक निकाय के अंतर्गत रखा जाता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत प्रतीत समुदाय। प्रतीत समुदाय का मतलब प्रत्येक घटना के पीछे कारण अवश्य है। बौद्ध धर्म के आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के निम्नलिखित 4 आर्य सत्य हैं। पहला, संसार में दुख ही दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा को दूर कर दुख से मुक्ति मिल सकती है। चौथा, दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग निम्न है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक बुद्धि, सम्यक दर्शन, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी। बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत: अनित्यवाद, क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म अनात्मवाद को मानता है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता था। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देता है। बौद्ध धर्म कर्मकांड व पशु बलि का विरोध करता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश श्रमण सुभद्र कुशीनारा में दिया। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। नागसेन बौद्ध भिक्षु व मिनांडर यूनानी राजा के बीच का संवाद मिलिंद पन्हो। महात्मा बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिनकी मूर्ति पूजा आरंभ हुई। कनिष्क के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का चित्रांकन मिलता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं प्रतीक: जन्म कमल एवं षाण, ज्ञान बोधिवृक्ष, मृत्यु स्तूप, गृहत्याग अश्व, निर्वाण पद चिन्ह। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। यहाँ पर ये पेज तिरछा लिखा है जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ और आप लोग इसे सुनकर याद कर लीजिएगा। बौद्ध संगीति।
सभा के बारे में बताया गया है। तो बौद्ध संगीति, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासक। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी, राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति समय 383 बीसी, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सव्याकामी, शासक कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति समय 250 बीसी, स्थान पाटिलपुत्र, अध्यक्ष मोगिलपुत्र तिस्त, शासक अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति समय प्रथम सदी, स्थान कश्मीर कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र, शासक कनिष्ठ। पांचवी बौद्ध संगीति समय छठी सदी, स्थान कन्नौज, अध्यक्ष वेनसांग, शासक हर्षवर्धन। त्रिपिटक सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। तो अब सुप्त पिटक के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा गया आनंद द्वारा लिखा गया। इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया। विनय पिटक, इसे भी प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा गया, उपालि द्वारा सृजित। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के पालन हेतु नियम। अभिधम्म पिटक, इसे तृतीय बौद्ध संगीति में लिखा गया, मोगिल पुत्र तिस्त द्वारा लिखा गया। विषय बौद्ध दर्शन। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया। पहला स्थावर, पहले के नियम को मानने वाले। दूसरा महासंघी, परिवर्तित नियम को मानने वाले। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म फिर से दो संप्रदाय में बट गया, हीनयान, महायान। हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे। महायान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे। बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। बौद्ध धर्म को सर्वाधिक संरक्षण शासकों का मिला, अतः यह अन्य धर्मों से ज्यादा तीव्रता से प्रसारित हुआ। वैशाखी की गणिका नगर वधु या वैश्य आम्रपाली को वैशाली में महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। सबसे प्राचीन स्तूप नेपाल की सीमा के निकट पिपरहवा में स्थित है, सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित, भरहुत स्तूप शुंग वंश में निर्मित, अमरावती सातवाहनों द्वारा निर्मित, चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के उपासना का स्थान, स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित समाधियां, विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। महायान को बोधिसत्व भी कहा गया। दीप वंश एवं महावंश बौद्ध साहित्य है। दीप वंश एवं महावंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। समस्त बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। ललित विस्तार बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के समकालीन था जैन धर्म। दोनों ही धर्म क्षत्रिय राजकुमारों द्वारा
शुरू किए गए और दोनों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। तो विद्यार्थियों, ये था बौद्ध धर्म। अब हम अगले पार्ट में जैन धर्म यानी महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।